नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले ही यहां पर चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी है। राजनीतिक हलचल पूरी तरह से सातवें आसमान पर है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे कर रहे हैं और यहां पर दौरे करके लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सत्ताधारी टीएमसी भी पीछे नहीं है। टीएमसी की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी के बयानों का जवाब दिया जा रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर वो भी अपने अपने बयान दे रहे हैं। और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की ही। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां पर ममता बनर्जी की अगर बात करें तो यहां पर उनकी साख जो है वो दांव पर है। इसके अलावा अमित शाह की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनेगी और हम देख भी रहे हैं कि लगातार एग्रेसिव कैंपेनिंग यहां पर हो रही है। तो पश्चिम बंगाल के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के लिए आज हम बात करेंगे टीएमसी की प्रवक्ता जुई विश्वास से और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस वक्त टीएमसी पश्चिम बंगाल में अपने आप को मजबूत बना रही है। जुई जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आरोप आपके ऊपर लगता है, वो आरोप ये है कि टीएमसी को जय श्री राम के नारे से ऐतराज क्यों है, ऐसे बीजेपी कहती है। देखिए, पहले तो मैं आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने यहाँ पर जो यहाँ प्रचार तृणमूल हो या हो बीजेपी हो, आपने बंगाल की जो बात आपने रखी है पूरे देश के सामने। देखिए, हम लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है राम के नाम से, जय श्री राम के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बीजेपी जय श्री राम बोल रहे हैं, हम लोग जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, हम जय माँ दुर्गा बोल रहे हैं, जय माँ काली बोल रहे हैं। हम लोगों को कोई धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करना है। विभाजन की राजनीति जो बीजेपी ने स्टार्ट किया है, हम उसके खिलाफ है। राम तो भगवान है, हमारे दिल में बसते हैं। उनको पॉलिटिकली हम क्यों यूज करेंगे? उनको पॉलिटिकल मुद्दे में इलेक्शन होना चाहिए। जो मुद्दा है यहाँ पर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के मुद्दा है, यहाँ पर डेवलपमेंट के मुद्दा है, उसमें चुनाव लड़ना चाहिए। धर्म के नाम पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी? इससे हम लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन राम के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ये तो देखे हैं कि भारतवर्ष का ये कल्चर है। जैसे सुबह हमारे घर में अखबार देने आते हैं, हम लोग तो बोलते ही है राम राम चाचा। जो दूध देने आता है उनको भी बोलते हैं राम राम चाचा। तो ये कोई बात, ये तो है ही नहीं कि राम के नाम से तृणमूल कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम है। तृणमूल कांग्रेस को राम के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक तौर से इस्तेमाल बीजेपी कर रहे हैं। राम तो बीजेपी का कोई पेटेंट नहीं है कि राम के नाम बीजेपी ने पेटेंट कर लिया। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये हम इनके खिलाफ है। लेकिन अगर देख लिया जाए तो बीजेपी ये जो राम नाम का जो मुद्दा है इसे बड़े पैमाने पर हवा देती हुई नजर आ रही है। तो भगवान राम का जो नाम लिया जा रहा है, तो किस तरह से भारतीय टीएमसी जो है इस मुद्दे को टैकल कर रही है? हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि राम के नाम से तृणमूल कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि आप राम राम, हम भी राम राम बोलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग टैकल करने की बात ही नहीं है। हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट में, हम लोग बात करेंगे क्या उन्नयन हुआ है पिछले 10 साल में, तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया है, हमारे गवर्नमेंट ने बंगाल के लिए क्या किया है, बंगाल के हम जनता क्या चाहते हैं। हम लोग उस इशू में बात करेंगे। तो पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पर, धर्म का राजनीति, विभाजन का राजनीति क्यों होगा? यहाँ पर जो पोलराइजेशन का राजनीति बीजेपी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। जुई जी, बीजेपी का यह भी आरोप लगता रहा है कि जो टीएमसी है वो कहीं ना कहीं एक तबके के लिए काम करती है और एक तबके के लिए काम नहीं करती है। ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो एक छवि देश के सामने बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पर पुष्टिकरण हो रहा है। पुष्टिकरण कैसे हो रहा है? जो यहाँ पर अभी अगर आप ब्लड डोनर है, आप किसको ब्लड देते हैं? आपका जान देख के, धर्म देख के देते हैं क्या किसी को ब्लड? आपके दिया हुआ ब्लड किसी को भी जा सकते हैं, कोई भी धर्म के लोगों को बचा सकते हैं। ऐसे तृणमूल कांग्रेस के लिए भी दीदी जो काम करती है, जो स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ पर दीदी ने किया है, जो शिक्षा के लिए कन्याश्री किया है, जो युवाश्री किया है युवा के लिए, जो गतिधारा प्रकल्प किया है बेरोजगार लोगों को नौकरी देने
तो यहाँ पर कोई उन्होंने पूछा क्या क्या आपके धर्म क्या है, आपका जात क्या है, आपका क्या कौन सा रिलीजन है, आप नहीं पूछा है। दीदी भी सबके लिए काम किए हैं, तो यहाँ पर कोई पुष्टिकरण का कोई मतलब ही नहीं है। ये गलत आरोप बीजेपी हमेशा लगाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि इमाम भत्ता मिलता है, तो इमाम भत्ता भी मिलता है, तो यहाँ पर जो मंदिर में जो पुजारी है उनको भी भत्ता मिलता है, लेकिन बीजेपी ये नहीं बोलेगा, बीजेपी सिर्फ एक तरफ का बोलेगा। जिस तरह से जूही जी आपने बताया कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे तो उन्होंने उस वक्त टीएमसी पर एक आरोप लगाया था। उनका आरोप ये था कि जो किसानों के लिए जो पैसे गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उस पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार ने रोक लगाकर रखी है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर जो पीएम किसान है, इससे बेहतर हमारा जो योजना दीदी ने बनाई है किसान बंधु, और किसान बंधु योजना ज्यादा बेहतरीन योजना है। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे पीएम किसान को और किसान बंधु को, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल में दीदी ने किसान के लिए क्या किया है। यहाँ पर सारे किसानों को सुविधा मिलते हैं। किसान बंधु जो प्रकल्प है उनके अंडर में सारे किसान आते हैं बंगाल में, और पीएम किसान में कौन लोग आता है? जो बीपीएल है उनको सिर्फ लिया गया है पीएम किसानों के लिए। यहाँ पर 6,000 रुपीज पर एकड़ी का जो इंश्योरेंस दीदी ने यहाँ पर कर दिया है पीएम के हमारा किसान बंधु के लिए। वो पीएम किसान में कितना है? 1,200 ऐसा कोई आंकड़ा है। तो एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक मैं अभी नहीं आपको बोल पा रही हूँ, लेकिन जो भी आप कंपेयर करेंगे दोनों में, तो आप देखेंगे कि कितने यहाँ पर फार्मर्स लोग कितने खुश है, कितने अच्छे से ये लोग अपना कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी रूलिंग स्टेट में आप देखिए किसान के कितने सुसाइड केस आते हैं सामने। अब बंगाल में देखिए कौन से फीसद सुसाइड किया है, अभी तक नहीं हुआ। अम्फान के बाद भी किसानों को सहायता मिले है बंगाल सरकार की तरफ से। तो ये जो बेबुनियाद आरोप है, इनको मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी सिर्फ आ रहे हैं, अभी इलेक्शन है, चुनाव है, इसलिए वो बंगाल में आएंगे। लोकसभा से पहले भी आए थे और अभी विधानसभा से पहले भी वो आएंगे यहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के टाइम में क्यों आता है? अगर किसानों को सुविधा नहीं मिल रहा था तो उनको पहले आना चाहिए था। अभी चुनाव के टाइम पे वो यहाँ पर ये सब बोलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको लगता है बंगाल में किसान ठीक से नहीं देखा जा रहा है, किसान को सुविधा नहीं मिल रहा है, तो पहले से क्यों नहीं आया? उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला? ये सिर्फ इलेक्शन का इश्यूज है और कुछ नहीं है। जूही जी, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि टीएमसी के कई सारे बड़े बड़े जो नाम हैं वो टीएमसी से अलग हो चुके हैं। तो इनका टीएमसी से अलग होना कितना नुकसान है, और क्या ये सही है कि ये जो नेता है ये कहीं ना कहीं आलाकमान यानी कि ममता बनर्जी से नाराज थे, इसके वजह से उन्हें टीएमसी छोड़ना पड़ा? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? देखिए, पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जब एक दल बड़ा हो जाता है, उसमें कई लोग आते हैं, कोई लोग चला जाता है, ये बहुत नॉर्मल है। और भारतवर्ष की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस पहला दल नहीं है। ये सारे दल में आप देखते हैं कोई कोई नेता आता है, कोई लोग चला जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है तृणमूल कांग्रेस के लिए। जो लोग यहाँ से छोड़ के हमारे लीडर लोग गए हैं, हमको दुख है उनके लिए, क्योंकि वो लोग सीनियर लीडर्स थे, उनके साथ हमने काम किया है, बहुत अच्छा काम भी सीखे हैं। लेकिन ये तो पर्सनल चॉइस है, कौन जाएगा कौन रहेगा, हम तो किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा था पार्टी में काम करने के टाइम, तो उसी टाइम बोलना चाहिए था। अभी इलेक्शन के टाइम पे क्यों? उनको पहले बोलना चाहिए था। लेकिन अभी हमको जो लग रहा है कि बीजेपी यहाँ से खुद नेता नहीं बना पाए बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से वो लोग क्या कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से नेता उधार लेके अपना पार्टी को बना रहा है। तृणमूल कांग्रेस से नेता उठा के लेके जा रहा है अपने पार्टी के लिए, और यहाँ पर जो भी है उनके प्रेशर में, दबाव में हो, जो भी हो, वो सीबीआई, ईडी, सारे सेंट्रल एजेंसीज उनके साथ है। तो ये जबरदस्ती किसी को लोग लेके जा रहा है। तो मेरे को नहीं लग रहा है इसमें कोई फर्क पड़ेगा। जो हमारे दल है बहुत बड़ा दल है, बहुत सारे लीडर्स है, नया लीडर्स भी आ रहे हैं दल में, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। जो भी है हम लोग वो संभाल लेंगे। दल का मतलब दल का अभ्यंतरीण जो विषय है वो दल पार्टी तैयार करेंगे, उसको कैसे इलेक्शन लड़ना है, क्या स्ट्रेटेजी लेना है। जूही जी, कुछ दिनों पहले दिनेश त्रिवेदी जो कि आपके
बहुत पुराने नेता थे और ममता जी के काफ़ी करीबी थे। उन्होंने राज्यसभा में ऐलान कर दिया कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं बंगाल के लिए और इसी के चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो दिनेश त्रिवेदी जैसा एक बड़ा नाम जो काफ़ी वक्त से ममता बनर्जी के साथ रहा है और एन चुनाव के पहले उनका इस तरह से चले जाना, ये कितना बड़ा नुकसान है। और सच में जो बंगाल में हिंसा की खबरें पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने आ रही हैं, उसके पीछे है कौन? बीजेपी कहती है कि टीएमसी के लोग हैं, टीएमसी कहती है कि ये बीजेपी के लोग हैं। तो आखिर बंगाल में इतना हंगामा और हिंसा कौन फैला रहा है? देखिए, पहले तो बात मैं आपको बोल रही हूँ, दिनेश त्रिवेदी जी को दीदी ने 4 बार राज्यसभा में भेजे हैं एमपी बना के। वो यहाँ पर पॉलिटिक्स में यहाँ पर जो वोट चुनाव था उसमें वो हार गए थे, लेकिन हारने के बाद भी उनको राज्यसभा में एमपी बना के दीदी ने भेजे हैं। उनको रेल मंत्री बनाया गया था तृणमूल कांग्रेस की ओर से। तो दीदी क्या कर सकती है? दिनेश त्रिवेदी जी को जितना दीदी कर सकती थी वो सब कुछ दीदी ने किया है। उनको जो देना था सब कुछ दिया है। आप अगर इसके बावजूद भी वो चला गया तो इसका मतलब उनको आपका खुद का उनका चॉइस है। दीदी को तो जो करना था दिनेश जी के लिए सब कुछ दीदी ने किया है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा था पार्टी में तो मैंने पहले ही बोला कि वो दीदी से बात कर सकते थे, आपने बैठ के सुलझा सकते हैं इस विषय को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत दुख भरी घटना है कि उन्होंने ऐसा इस्तीफा दिया है पार्टी से, लेकिन क्या कर सकते हैं? हम तो जबरदस्ती किसी को पार्टी में नहीं रख सकते ना, तो इसलिए कोई उपाय नहीं है। जिनको जाना है हो जाएगा, जिनको रहना है वो रह जाएगा। और आप बोल रहे हैं हिंसा की जो खबरें आ रहे हैं, जो हिंसा के खबर यहाँ पे आ रहे हैं, वो देखिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कोई भी आरोप लगाए, हिंसा नहीं होना चाहिए चुनाव में, क्योंकि ये गणतंत्र है, इसमें लोगों को अपने अपने राय सबको देने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये लोगों को फैसला करने देना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। वो दीदी को चाहते हैं या मोदी जी को चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो खुद तैयार करेंगे। हिंसा हम समर्थन नहीं करते हैं, कोई भी पार्टी करे, कोई भी रूलिंग हो ऑपोजिशन हो, तो कोई भी हिंसा हम समर्थन नहीं करते हैं। पुलिस है, वो लोग स्टेट लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं। जो भी छोटा मोटी घटना होता है तो भी बहुत बड़ा करके उसको फैला जाता है और पूरा नेशनल न्यूज में वो दिखाया जाता है, लेकिन जो असली घटना है वो नहीं दिखा रहा है। तो ये भी किसी मैं मीडिया को भी बोलूंगी कि पूरा खबर सही तरीके से दिखाए, पूरा दिखाए। तो बंगाल में ऐसा बहुत हिंसा, बहुत दंगा हंगामा या बहुत मौत ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी भी। इलेक्शन में हम खुद गांव-गांव में जा रहे हैं प्रचार के लिए, तो ऐसे भी हम देखा है कि अभी सारी जगह पीसफुली है। ऐसा कोई भी हिंसा की घटना मेरे सामने तो हम देखे नहीं है अभी तक। जूही जी, ये तो बात हो गई बीजेपी की जिससे आपकी सीधे सीधे टक्कर है, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट जैसी जो पार्टीज हैं वो 230 सीटों पर अलायंस करके चुनाव लड़ने जा रही है। तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का अलायंस ये आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है और इस अलायंस को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर वामपंथियों ने 34 साल राज किया है। 34 साल का इनका गवर्नमेंट था, तो 34 साल में इन्होंने कोई कुछ काम नहीं कर पाए, कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाए, कोई उन्नयन नहीं कर पाए। जो हॉस्पिटल का यहाँ पर हालत था वो तो लोग जाने के लिए भी डरता था। जो सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर था तो वो लोग कोई लोग सोचते थे हम जिंदा कैसे लौटेंगे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे। तो इतना बुरा हालत था, इतना स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ नहीं था। और पूरा बंगाल में वो लोग पूरा वर्क कल्चर खराब कर दिए थे। इतना कर्म संस्कृति का कोई नाम नहीं था, कोई अपने गवर्नमेंट ऑफिस में कोई टाइम पे नहीं आता था। फिर बंद का जो ने चालू किया था कि कोई भी बात हो बंद, तो ये सबको ठीक करने में दीदी को टाइम लग गया, क्योंकि 34 साल का जो राज है ये बहुत आसान नहीं था इसको हटाना बंगाल से। तो ये जाने में और वापस लोगों में काम का एक माहौल पैदा करने में, वो संस्कृति पैदा करने में नहीं लगा। लेकिन जो हराने की बात है, जो कांग्रेस यहाँ पर सीपीएम के साथ 34 साल यहाँ पर उनका अपोजिट में में बात करते हैं, उनका विरोध कर रहे थे, वो आज सीपीएम के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पर लोग ये गठबंधन को साफ इनकार करेंगे, क्योंकि 34 साल का यहाँ पर बंगाल में सीपीएम का गवर्नमेंट लोगों ने देखा है, कोई काम नहीं हो रहा था, कोई काम नहीं था।
कांग्रेस भी कई साल बंगाल में थे, तो दोनों पार्टी को बंगाल के लोग देखे हैं, तो इनके हाल मतलब इनके टाइम पे क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ, लोगों को पता है। तो मेरे ख्याल से ये गठबंधन कोई फर्क नहीं पड़ेगा बंगाल के चुनाव में, और लोग साफ साफ इनको गठबंधन को इनकार करेंगे। जूही जी, एक फैक्टर जो है वो लगातार उभर के आ रहा है और वो है असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर। एआईएमआईएम की अगर बात करें तो बिहार में उन्होंने जिस तरह से 6 सीटों पर जीत हासिल की, उसने कहीं ना कहीं बिहार का जो चुनावी गणित है उसे बदल दिया। अब वो पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जो एक वोट बैंक है, एक मुस्लिम वोट बैंक है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो असदुद्दीन ओवैसी के पाले में जा सकता है और जो टीएमसी का जो गणित है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है एआईएमएम की वजह से? जी नहीं, ये बंगाल है, यहाँ पर जनता राजनीतिक तौर से बहुत बहुत जागृत है। यहाँ पर सुबह उठ के एक बच्चे से लेके बूढ़े जो भी लोग हैं सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और यहाँ पर लोगों को राजनीतिक, जो हम बोले हैं कि राजनीतिक ज्ञान बहुत है। हमको नहीं लगता कि हैदराबाद का कोई पार्टी आके बंगाल में चुनाव लड़ेगा और चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, वोट तो जरूर काट सकते हैं, 2% वोट भी अगर काट लेंगे तो वो तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई फैक्टर बनेगा ये, क्योंकि बिहार नहीं है, बंगाल है, और बंगाल में लोगों को मतलब इतना आसानी से समझा बुझा के वोट देना इतना आसान काम नहीं है। लोग जानते हैं कि किसने 10 साल काम किया है यहाँ पर, क्या डेवलपमेंट दीदी ने किया है, क्या रास्ते का हालत था। अभी 89,000 किलोमीटर रूरल रोड दीदी ने खुद बनाई है पिछले 10 साल में। तो गाँव में जो रास्ते में सड़क योजना में जो सुधार आई है, जो हॉस्पिटल में सुधार आए हैं, जो स्वास्थ्य साथी कार्ड 5 लाख के जो बीमाएं हैं सबके हाथ में पहुंच गए हैं, कोई बीपीएल एपीएल नहीं है, सबको मिला है। जो धनी है, दरिद्र है, कोई भी किसी को भेदभाव नहीं है, सबको मिल गया। तो जो शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पर, जितने भी जो लड़की लोगों को पढ़ाने का कोई पहले सोचता नहीं था गांव में, अभी कन्याश्री प्रकल्प में सारी लड़कियां पढ़ रही है, गांव हो शहर हो, सबको मिल रहा है। तो सबने देखा है कि किसने उनको सिर्फ झूठे वादे किए हैं, और 15 लाख का वादा किया है, 2 करोड़ नौकरी का साल में वादा किया है। एक भी किसी को भी बीजेपी कार्यकर्ता को पूछिए कि आपको क्या नौकरी मिला है बंगाल में, आप तो काम कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता है। मोदी जी ने तो खुद आपको बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी होगा साल में, एक भी मिला है। और किसने यहाँ पर किया है काम, वो भी सब लोग जनता देखिए है। जो जनता को जो फैसिलिटीज मिले हैं दीदी के गवर्नमेंट में, वो रेशन हो, वो कुछ भी हो, फ्री रेशनिंग हो, वो खाद्य हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी है, पर हॉस्पिटल भी सब फ्री है, मुफ्त में, आपको बेड मुफ्त है, सारे इलाज आपको मुफ्त है। तो गवर्नमेंट और क्या कर सकता है, शिक्षा स्वास्थ्य सभी मुफ्त कर दिया गया लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से वो कोई फैक्टर नहीं बनेगा। और बंगाल का राजनीति थोड़ा डिफरेंट है, बिहार का राजनीति डिफरेंट है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जूही जी, सीएए को लेकर काफी राजनीति की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया कि जैसे ही कोरोना वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन का काम है वो खत्म होगा तो सीएए लागू कर दिया जाएगा। तो जब खासतौर पर पश्चिम बंगाल और आसाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो सीएए जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, सीएए जो है वो क्या चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? और आपकी पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि सीएए नहीं लागू किया जाएगा, तो इस पर क्या कहना है आपका? सीए लागू क्यों किया जाएगा, आप मेरे को बोलिए। अगर हम लोग वोटर है बंगाल में, तो हम लोगों का वोटर आईडी कार्ड है, हम लोग देश के नागरिक है, हमको पासपोर्ट है देश का, हम लोगों का हमका जन्म बर्थ सर्टिफिकेट जिनका नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जिनका है तो उनको ऑलरेडी वो सब नागरिक है। अब फिर से हमको नागरिक प्रमाण करने का क्या जरूरत है? अगर आपने आपको वोट देके नहीं जिताया तो आप कैसे प्रधानमंत्री, देश के स्वराष्ट्र मंत्री कैसे बने हैं? तो अगर हम लोग वोटर नहीं है, हम लोग नागरिक नहीं है, तो आप भी प्रधानमंत्री नहीं है, आप भी स्वराष्ट्र मंत्री नहीं है, देश के राष्ट्रमंत्री नहीं है। तो ये कैसे बात है कि सीए होने के बाद हमको मतलब देश का नागरिक प्रमाण किया जाएगा, उससे पहले हम देश का नागरिक नहीं है, ये क्या मतलब है? इतने साल से जो लोग देश में रह रहे हैं, जो लोगों का जन्म कर्म सब कुछ देश में हुआ है, भारत में हुआ है,
उनको आप बोल रहे हैं जाके आप कागज लेके आओ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, आपके दादा परदादा के जो बर्थ सर्टिफिकेट है लेके आओ, कहाँ से लेके आएगा? जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनके खाने पीने का सामान नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा घर है, बहुत मुश्किल से अपने गुजारा करते हैं काम काज करके। वो लोग कैसे, जो फार्मर्स लोग हैं, जो लोग श्रमिक है, जो मजदूर है, कहाँ से लेके आएगा? तो ये मतलब सिर्फ एक राजनीतिक इश्यूज है जो वोट जीतने के लिए, और कुछ नहीं है। ये हम लोग नहीं मानेंगे, सीए कोई लागू नहीं होने देंगे बंगाल में। आपको क्या लगता है कि जैसे अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हो जाते हैं तो क्या उसके बाद बीजेपी की तरफ से सीए को लेकर बयान देना भी बंद हो जाएगा? जी जरूर, आप देख रहे हैं कि आजकल की बीजेपी बहुत ज्यादा सीए लेके बोल रहे हैं, कहीं पे भी नहीं बोल रहे हैं। पहले तो यहाँ पर तो ठाकुर नगर में तो उन्होंने सीए लेके बहुत बोले थे, मातुआ के फॉर्म में पहले। अभी मातुआ लोग भी उनसे, जो मथुआ लोग हैं बंगाल में, वो लोग भी अभी नाराज है बीजेपी से। वो लोग झूठे वादा किया था यहाँ पर कि सीए होगा, ये होगा। अभी तो मथुआ लोग भी खिलाफ हो गए बीजेपी के। कहाँ आजकल बीजेपी प्रचार कर रहे हैं सीए लेके? आजकल तो एकदम इलेक्शन के बाद पूरा बंद हो जाएगा। आपके ही कई नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं और देश के जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं और जो विपक्ष है वो लगातार ये आरोप लगाता है कि बीजेपी जो है वो सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करती है चुनाव के दौरान। तो इस आरोप को आप किस तरह से देखती है? सही बात है, मेरा देखने ना देखने से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा देश देख रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तभी उन लोगों को शारदा नारदा जितने भी केसेस पेंडिंग केस है उनके बारे में याद आता है। जब 6 साल से चल रहा था केस, लास्ट 6 साल से केस चल रहा है, उसका ना कोई सॉल्व करने का नाम है, ना कोई है। 7 साल एक केस पड़ा है, अभी इलेक्शन के टाइम पास में है, तो फिर अभी सेंट्रल एजेंसी को बुलाया जा रहा है बंगाल में। अभी सीबीआई आ रहा है, अभी ईडी आ रहा है, अभी इनकम टैक्स आ रहा है, यहाँ पर रेड हो रहा है, छापा मार रहा है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी सेंट्रल एजेंसी आए, जो भी जिनको भी बुलाना है वो बुला ले। लेकिन बंगाल में जो यहाँ पर जनता ने देखे है, जो उपलब्धि किए हैं, वो दीदी को ही जिताएगा। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जूही जी, एक आरोप बीजेपी की तरफ से गंभीर लगते हैं और ये आरोप ये है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर लगातार पश्चिम बंगाल में हमले हो रहे हैं और उनको लेकर कोई कुछ नहीं कहता है और जो उनके हत्यारे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं। तो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं। तो बीजेपी के जो आरोप है, इन आरोपों पर आपका क्या जवाब है? क्योंकि हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कि कई कार्यकर्ताओं पर हमले भी हुए हैं। देखिए, हाँ, ये आरोप लगाना या उनके खुद का एक मतलब स्ट्रेटेजी है। अगर उनका कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वो लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। वो आप लोग अपने से अगर कुछ नहीं है बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर से, तो अपने सेंट्रल एजेंसी से अपने इन्वेस्टिगेशन कराए। हम लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खुद पार्टी के अंदर इतना झमेला है उनका, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, और खुद का झगड़ा बाहर लेके आते हैं तो कोई वहाँ पर कोई पीटता है, कोई वहाँ पर कोई कार्यकर्ता का मौत हो जाता है तो सीधा सीधा बोल देते हैं कि वो टीएमसी करा रहे हैं। ऐसा कोई अगर कुछ होता है तो उनके पास तो है ही सेंट्रल के सारे फोर्स है, वो बुला के अपना जांच करे कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि अभी भी बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि हम तो पूरे देश में बोल रहे हैं बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छे हैं। अभी 3 नंबर स्टेट है वेस्ट बंगाल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। हम नहीं बोल रहे हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से बंगाल 3 नंबर में है और कोलकाता इज द सेकंड सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। तो ये तो उनका ही आंकड़ा है, हम तो नहीं तैयार किया है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है। जूही जी, एक आखिरी सवाल आपसे। सवाल ये कि बीजेपी बार बार कहती है कि चुनाव के आने तक ममता बनर्जी जो है वो टीएमसी में अकेली रह जाएगी। ये तो वक्त की बात है, वक्त ही बताएगा कौन अकेले होंगे कौन नहीं होंगे। ये तो इलेक्शन के बाद लोगों को राय सामने आने के बाद ही बीजेपी को पता चलेगा। अभी तो लोग डे ड्रीम्स देख रहे हैं, अच्छा है, डे ड्रीम देखना चाहिए। डे ड्रीम्स में है, हवा में नहीं उड़ना चाहिए, पैदल मतलब पैर जमीन पे होना चाहिए। और हम इतना ही सजेस्ट करेंगे कि दीदी अकेले स्टार्ट किए थे, दीदी इज अ फाइटर, शी इज अ चैलेंजर, शी इज अ बंगाल रॉयल बंगाल टाइग्रेस। वो अकेली भी होंगी तो अकेले भी जीत जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूही जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो जूही विश्वास
टीएमसी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया और ये भी पूरी तरह से उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी की एक बार फिर से जीत होगी और ममता बनर्जी के हाथ में सत्ता होगी। बहरहाल देखना जरूरी है कि आगे जो पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान कब होता है और जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता किसको सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। बहरहाल आज इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए HW न्यूज।